माइकी की चक्की का आटा। सुरभि की शादी को हफ्ता भर भी नहीं हुआ था कि तभी उसकी सास सुमित्रा, ननद प्राची, देवर सोहन, ससुर मोहित उसको घेरे हुए बैठे थे। भाभी, आपने हमें बताया नहीं कि आपकी मम्मी एक टाइम पर शेफ रह चुकी है। नहीं नहीं प्राची, मेरी मम्मी शेफ नहीं थी, बल्कि उनके हाथों का खाना अच्छा बनता था, इसलिए लोग उनके हाथों का खाना खाना पसंद करते थे। तो भाभी, जब आपकी मम्मी और लोगों को खाना बनाकर खिला सकती है तो वो हमें क्यों नहीं खिला सकती? क्यों पापा, मैं सही कह रहा हूँ ना? बात तो बिल्कुल सही कही तूने बेटा। अरे जब बाहर के लोगों को अपने हाथों का बना खाना खिला सकती है तो हम तो उनके अपने हुए। और वैसे भी बेटी के ससुराल वालों को खाना खिलाना तो अच्छी बात है। अरे आप सब कैसी बात कर रहे हैं? बेचारी बहू को इस तरह घेरे बैठे हैं और सवाल पर सवाल किए जा रहे हैं। बहू तो एक काम कर, जा अपने कमरे में, इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दे, इनके तो आदत है फालतू बोलने की। अरे हम फालतू थोड़ी ना बोल रहे हैं, बल्कि सच्ची तो बोल रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ बहू, अगर हम तुम्हारे घर आए कभी तो क्या तुम हमें भूखा छोड़ दोगी? नहीं ना, तुम हमें खाने को तो दोगी ही। पर जब हम वही खाना तुम्हारे हाथों की बजाय तुम्हारी माँ के हाथों का खाए तो इसमें कौन सा गुनाह है? नहीं बाबूजी, इसमें कोई गुनाह नहीं है। आप जब भी घर पर आएंगे तो माँ आपको अपने हाथों से ही खाना बनाकर खिलाएगी। अच्छा आप सब यहीं बैठिए, मैं शाम के खाने की तैयारी करती हूँ। इतना बोलकर सुरभि वहाँ से उठकर चली जाती है। एक दिन सुरभि जब खाना बना रही होती है तो उससे कुछ रोटियां जल जाती है, जिन्हें देखकर सुमित्रा कहती है, बहू तू ये रोटियां हमारे लिए ही बना रही थी ना? क्योंकि देखकर लग ही नहीं रहा कि ये इंसानों के लिए खाना बनाया है। अरे बहू, तुझे क्या हमसे कोई दुश्मनी है? नहीं नहीं माँ जी, ये आप कैसी बात कर रही हो? भला मुझे क्या आपसे दुश्मनी हो सकती है? आप सब तो मेरा परिवार हो। वो तो पता नहीं आज रोटियां कैसे जल गई। बहू, मुझसे तो ये खाई नहीं जाएगी जली हुई रोटियां, और अब तो आटा भी खत्म हो चुका है। माँ जी, मैं अभी दुकान से आटा ले आती हूँ ना। बहू, अब क्या यही बचा है करने को कि तू बार बार जली रोटी बनाकर खाना बर्बाद करे और हम आटा लाते रहे? माँ जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? आज ही तो रोटियां जली है, रोज रोज थोड़ी ना जलती है। हाँ बहू, तभी तो मैं आज ही बोल रही हूँ। वैसे तेरी ये जली हुई रोटियां देखकर मेरी तो भूख ही मर गई। मैं आज खाना नहीं खाने वाली, और मुझे नहीं लगता कि घर में कोई भी खाना खाएगा। अपनी सास की बात सुनकर सुरभि बहुत परेशान हो जाती है। तुरंत अपनी माँ अनीता से मिलने चली जाती है। अपनी बेटी को घर आया देखकर अनीता को बहुत अच्छा लगता है। अरे सुरभि बेटा, आज यहाँ तू तो घर से क्या आ गई? ये घर बहुत सुना हो गया है तेरे बिना। मेरा तो यहाँ मन ही नहीं लगता। ऐसा मन करता है कि तुझे बुला लूं, लेकिन बार बार बुला भी तो नहीं सकती ना। मुझे भी आपकी बहुत याद आई माँ, मेरा भी वहाँ मन नहीं लग रहा है। क्या हुआ बेटा? तू कुछ परेशान लग रही है। सब ठीक तो है ना वहाँ? कहीं किसी ने कुछ कहा तो नहीं तुझे? अगर किसी ने कुछ कहा भी है तो बता मुझे, मैं बात करती हूँ उससे। माँ सब ठीक तो है, लेकिन मेरे ससुराल वालों को कहीं से पता चल गया कि आप बहुत अच्छी रोटियां बनाती हो, तो बस उनका मन हो रहा था आपके हाथ की रोटियां खाने का। मुझे लगा कि अब मेरे ससुराल वालों को आपके हाथ की रोटियां इतनी अच्छी लग रही है तो एक बार उन्हें खिलाई देती हूँ। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, मैं अभी बना देती हूँ। वैसे भी खाने का टाइम हो रहा है, जल्दी से बनाकर तुझे दे देती हूँ ताकि तू भी जल्दी से अपने घर चली जाए। हाँ माँ। अनीता जल्दी से रोटियां बनाती है और सुरभि को देती है। सुरभि के ससुराल वालों को रोटियां बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ऐसे ही एक दिन सुरभि आटा लगाने जा रही होती है, तभी वहाँ उसके ससुर आते हैं। बहू आटा लगा रही है? जी पापा जी, मैं सोच रही हूँ कि आज सबके लिए मैं आलू के पराठे बना दूँ। आपको पसंद है ना? हाँ बहू, पसंद तो है, लेकिन मैं आलू के पराठे खाता नहीं। अब तू एक काम करना, अपनी माँ से रोटियां लेकर आ जा बेटा, आज तो मैं वही खाऊंगा। जी ठीक है पापा जी। सुरभि अपने ससुर की बात मान जाती है। तभी वहाँ उसकी ननद आती है। भाभी, जब आप अपनी माँ के घर से रोटियां ला ही रही हो तो एक काम करो ना, अपनी माँ से बोल देना आलू के पराठे बनाने को। अब क्या यहाँ बनाओगी? इससे तो अच्छा वहाँ आपकी माँ ही बना दे। और एक काम करो, अपनी माँ को ना फ़ोन करके बोल दो बनाने को, और फिर जल्दी से निकल जाओ ताकि जल्दी जल्दी आ भी सको ना आप। अरे लेकिन मेरी माँ भी कितना बनाएगी? मैं यहाँ बना तो रही हूँ ना सबके लिए। भाभी, आप बनाओ या आपकी माँ बनाए, बात तो एक ही है ना।
वैसे भी मैं तो यही सोचकर बहुत खुश हो रही हूँ कि आपकी माँ के हाथों की जब रोटियाँ इतनी अच्छी होती है तो आलू के पराठे कितने अच्छे होंगे। भाभी आप देर मत करो, जल्दी जाओ ना अपनी माँ के घर। सुरभि को अपने ससुराल वालों के कहने की वजह से बार बार अपनी माँ के घर से रोटियां लानी पड़ रही थी। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं और अब ये रोज का ही हो जाता है। हर रोज सुरभि रोटी लेने अपनी माँ के घर चली जाती। ऐसे ही एक दिन परेशान होकर अनीता सुरभि से कहती है, सुरभि ये क्या है? अरे एक दिन का तो चल जाता है लेकिन यहाँ तो रोज का ही हो गया है। तेरे ससुराल वाले रोज मुझे यहाँ रोटियां बनाने के लिए बोल देते हैं क्या? माँ मैं क्या करूँ, पहले तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मुझे भी लगता है कि मेरे ससुराल वाले गलत कर रहे हैं। अरे रोज आपके घर से रोटी लाने के लिए भेज देते हैं, बेटी के ससुराल का पानी तक नहीं पीते, लेकिन ससुराल वाले मायके की रोटी खाए जा रहे। हद है ये तो। अनीता और सुरभि दोनों ही परेशान हो जाते हैं। तुरंत अनीता सुरभि के घर चली जाती है और सबसे कहती है, माफ करना, वो क्या है ना, मेरे घर पर गैस खत्म हो गई थी और कुछ बनाने के लिए था भी नहीं, तो मैंने सोचा अब तक ससुराल वालों को बेटी के मायके का आटा खिलाया है, अब मैं भी बेटी के ससुराल का कुछ खाने आ जाती हूँ। लेकिन बहन जी आप तो बेटी के ससुराल का पानी तक नहीं पीती तब खाना कैसे खाएंगी आप? ये तो बिल्कुल सच है, लेकिन पुराने रीति रिवाज में कब तक बंद कर रहेंगे हम लोग? हमें ही तो पुराने रीति रिवाज घिसी पिटी बातें तोड़नी पड़ेगी ना। और वैसे भी आप लोग तो इतने मॉडर्न हैं, आप लोग थोड़ी ना किसी बात के लिए मना करेंगे आप लोगों को तो अच्छा ही लगेगा ना कि आप मुझे खाना खिलाएं। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन अभी हमारे घर पर तो कुछ बना ही नहीं। बनाने ही तो क्या हुआ, बन जाएगा खाना। सुमित्रा बहन यहीं पर है, प्राची भी है, ये दोनों मिलकर बना लेंगी। तब तक मैं अपनी बेटी के कमरे में जाकर बेटी से थोड़ी बातें कर लेती हूँ क्यों, सही रहेगा ना ये? हाँ सही है मैं ना आपको बताना भूल गई, वो क्या है ना, मैं जिस घर पर रहती थी उस मकान मालिक ने घर खाली करने को कहा है, तो अब मैं कुछ दिन यहीं पर रहूँगी। मतलब अब से कुछ दिनों तक, पता नहीं कितने दिन हो सकते हैं, लेकिन अब यहीं पर मेरा खाना पीना होगा। और इतना तो मुझे भरोसा है अपनी बेटी के ससुराल वालों पर कि मेरे यहाँ रहने से उन्हें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। जी बिल्कुल। अब तक जिस रिश्ते का आदर करते हुए अनीता अपनी बेटी की बात मान रही थी, अब इस रिश्ते का आदर करते हुए सुरभि के ससुराल वाले को भी अनीता की बात माननी पड़ती है। और इसके बाद वो कभी भी अनीता के हाथ की रोटियां खाने को नहीं कहते। देवकी जी के इकलौते बेटे प्रणव की अभी अभी शादी हुई थी। देवकी जी के पति का कुछ साल पहले देहांत हो गया था और घर में उनके अलावा अब प्रणव और उसकी पत्नी निशा रहा करते थे। वैसे तो निशा बहुत संस्कारी लड़की है, घर के काम भी अच्छे से जानती है, दिखने में भी काफ़ी सुंदर है, लेकिन कभी कभी उसकी बातें सुनकर ऐसा लगता था जैसे वो बोलती कुछ है और कहना कुछ और ही चाहती है। निशा की बातों की वजह से कभी कभी ऐसे हालात पैदा हो जाते थे कि देवकी जी के लिए बात को संभालना मुश्किल हो जाता था। ऐसा ही एक दिन तब हुआ जब देवकी जी के मोहल्ले वाली कुछ सहेलियां उनसे मिलने के लिए उनके घर आई। अरे देवकी बहन, अब तो तुम्हारी मौज आ गई है, बहू रानी के आने से कुछ काम नहीं करना पड़ता होगा। हाँ मैंने तो सुना है कि हमारी देवकी की बहू बड़ी संस्कारी है, बड़ा ख्याल रखती है अपनी सास का। हाँ बात तो तुम लोगों की बिल्कुल सही है, मेरी निशा ने ना पूरा घर बहुत अच्छे से संभाल लिया है, कभी किसी शिकायत का मौका नहीं देती। अरे तो फिर बुलाओ ना अपनी बहू को, थोड़ी देर हमारे पास बैठेगी, हम भी बातें करेंगे। हाँ भाई, हम भी अपनी बहू से कहेंगे कि तुम्हारी बहू से मिले और थोड़ा कुछ सीखे। हमारी बहुएं तो इतनी नालायक है कि हमारा ख्याल रखना तो दूर, हमारी तरफ देखती भी नहीं है। देवकी अपनी बहू निशा को बुलाती है। निशा अपने हाथों में चाय और नाश्ता लेकर अपनी सास देवकी की सहेलियों के सामने पहुंचती है। नमस्ते आंटी जी, ये लीजिए आप लोगों के लिए चाय और नाश्ता। अरे बेटा, इतना काम करने की क्या ज़रूरत थी? क्या आंटी जी, अब मैं इस उम्र में काम नहीं करूंगी तो क्या आपकी उम्र में करूंगी? मैं कुछ समझी नहीं। अरे आंटी जी, मैंने तो सुना है आपके 4 बच्चे हैं, आपने तो अपनी जवानी में बहुत काम किया होगा, उसी का नतीजा है।
अरे देवकी, ये तुम्हारी बहू कैसी बातें करती है? अरे नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो। उसके कहने का ये मतलब है कि बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करना, बहुत मेहनत लगी होगी तुम्हें। हाँ मम्मी जी, आंटी और अंकल जी की मेहनत तो अब सबके सामने है। 4 बच्चे पैदा करने में कितनी मेहनत लगी होगी कोई भी समझ सकता है। अच्छा अच्छा, ठीक है बहू, तुम जाकर रसोई में खाने की तैयारी करो, मैं अपनी सहेलियों से बातें करती हूँ। निशा की बातें सुनकर देवकी की सहेलियां दंग रह जाती है, लेकिन देवकी किसी तरह बात को संभाल लेती है। कुछ दिनों के बाद प्रणव निशा को बताता है कि उसके साथ कॉलेज में पढ़ने वाली उसकी एक फ्रेंड दिव्यांगना उससे मिलने के लिए घर आ रही है। अरे वाह प्रणव, आपने बताया नहीं कभी कि कॉलेज में आपकी लड़कियों के साथ भी दोस्ती थी। ऐसा कुछ नहीं है निशा, दिव्यांगना मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। बस आज शाम को जब घर आएगी तो तुम खुद मिल लेना। शाम के वक्त दिव्यांगना प्रणव के घर आती है। उसके हाथ में एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स था। हेलो निशा, कैसी हो तुम? प्रणव तुम्हारे बारे में बहुत बातें करता है, एक छोटा सा गिफ्ट तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच। वैसे क्या बातें करते हैं प्रणव मेरे बारे में? हमेशा कहता है कि तुम बहुत प्यारी, स्वीट, सॉफ्ट लड़की हो। ओह, स्वीट और सॉफ्ट, इसका मतलब प्रणव ने ही तुम्हें बता दिया कि मेरा टेस्ट कैसा लगता है। निशा, तुम गलत समझ रही हो, मैं इस तरह की कोई बात नहीं करता। मेरे कहने का मतलब था तुम्हारा नेचर बहुत अच्छा है। ओके, समझ गई। बाय द वे, इस गिफ्ट बॉक्स में क्या है? तुम्हारे लिए सरप्राइज है, मेरे जाने के बाद खोलना। वैसे एक बात बताऊं, खोलने का काम तो ना प्रणव बहुत अच्छा करते हैं, खोलने में एक्सपर्ट है, फिर चाहे कुछ भी हो। निशा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे मैंने गलत क्या बोला? अब जब भी कोई नई चीज़ घर पे आती है तो आप हमेशा कहते हो ना, मुझे खोलना है, मुझे खोलना है, मुझे खोलना बहुत अच्छा लगता है, तो बस मैंने भी कह दिया। अरे दिव्यांगना, मेरी बीवी को ना मजाक करने की आदत है, प्लीज़ इसकी बातों पर ध्यान मत देना। और इस बार प्रणव कैसे भी करके स्थिति को संभाल लेता है, लेकिन उसे अपनी कॉलेज की दोस्त के सामने काफ़ी अजीब सा महसूस हो रहा था। प्रणव निशा को समझाने की कोशिश भी करता है, लेकिन निशा को लगता है कि उसने ऐसा कुछ भी गलत नहीं कहा था। और फिर एक दिन प्रणव निशा को अपने साथ शॉपिंग करवाने के लिए मार्केट लेकर जाता है। जैसे ही वो मार्केट में पहुंचते हैं, निशा देखती है कि एक चोर किसी औरत का पर्स लेकर भाग रहा था। जैसे ही वो निशा के पास से गुजरा, निशा ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। तुम इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हो? रुको तो सही। मैं बहुत फास्ट हूँ, जब तक मेरा काम नहीं हो जाता मैं रुकता नहीं हूँ। क्या बात है, फिर तो तुम्हारी बीवी बहुत खुश रहती होगी ना? अरे अब इसमें बीवी कहाँ से आ गई? सब लोग मेरी बातों का गलत मतलब ही क्यों निकालते हैं? मैं तो ये कहना चाहती थी कि तुम इतने मेहनती हो, इतना काम करते हो, तो तुम्हारी बीवी भी खुश रहती होगी ना? इतना भी नहीं समझते। निशा, तुम इस चोर के मुंह क्यों लग रही हो? छोड़ो ना उसे, जाने दो। कैसी बात करते हो प्रणव? मैंने आज तक आपके अलावा कभी किसी को मुंह नहीं लगाया, और ये तो चोर है, मुंह तो देखो इसका। अरे अरे, अब कहना क्या चाहती है? क्या खराबी है मेरे मुंह में? अब ये तो तुम्हें अपने ससुराल जाकर ही पता चलेगा, तुम्हारे मुंह में खराबी क्या है। कभी बीवी कभी ससुराल। वैसे मेरी ना अब तक शादी नहीं हुई है। अच्छा, तो ये बात है, इसलिए तुम्हें खोलना नहीं आता। ये क्या बातें कर रही है? मुझे क्या खोलना नहीं आता? अरे रात में दूसरे लोगों के घरों के ताले खोलने नहीं आते, वरना इस तरह दिन दहाड़े चोरी क्यों करते? निशा, छोड़ो भी, तुम्हारी डबल मीनिंग वाली बातें हर कोई नहीं समझ सकता, और तुम्हें इस अनजान आदमी से इस तरह की बातें क्यों करनी है? तब तक निशा ने चोर का हाथ पकड़ा हुआ था, और इतनी ही देर में देखते ही देखते वहां पर काफी सारे लोग आ गए और उन सब ने उस चोर को पकड़ लिया। देखा तुमने कैसे मैंने उसे अपनी बातों में उलझाकर पकड़वा दिया? ओह, तो इसलिए इस तरह की बातें कर रही थी। कुछ दिनों के बाद प्रणव के कमरे का गीजर खराब हो जाता है। प्रणव एक गीजर ठीक करने वाले को घर भेजता है। कावेरी निशा से कहती है कि वो उसे ठीक करवा ले। निशा उस मैकेनिक को अपने कमरे में ले जाती है। बताइए भाभी जी, क्या हुआ है? ये ना काफी देर तक चलाने के बाद भी पानी गर्म नहीं करता। अच्छा अच्छा, देखता हूँ मैं। कुछ देर चेक करने के बाद
वो क्या है ना भाभी, इसमें प्रॉपर करंट नहीं है, इसलिए ये खराबी आई है। अरे अब आपका हाथ लगने के बाद तो इसमें करंट पूरे जोर से दौड़ना चाहिए, वरना कहीं ऐसा तो नहीं कि आप में भी करंट की कमी है। अगर ऐसा है तो गीजर क्या खाक ठीक होगा? निशा की बात सुनने के बाद मैकेनिक का दिमाग घूम जाता है, वो वहां से भाग जाता है। शाम को जब प्रणव ऑफिस से वापस आया तो उसने निशा से गीजर के बारे में पूछा, जिसके जवाब में निशा ने उसे सब कुछ बता दिया। मैंने तो बस छूने को कहा था, मुझे क्या पता था कि वो एकदम ठंडा था, इसलिए भाग गया। अरे भगवान, कैसी बहू है, कैसी बातें करती है, हाय राम। ये सब क्या है निशा, ये किस तरह की बातें कर रही हो तुम? उफ़ो, मेरे कहने का मतलब है कि उस मैकेनिक को कुछ आता नहीं था इसलिए भाग गया। एकदम हमारे गीजर की तरह था, पुराना और स्लो, उससे कुछ नहीं होने वाला। निशा की बात सुनकर कावेरी और प्रणव ने अपना सर पकड़ लिया।